चौथी शताब्दी ईस्वी में मगध एक बार पुनः जागृत होता है और अपने साम्राज्य स्वरूप को प्राप्त करता है। इस बार गुप्त शासकों के रूप में, गुप्त वंश के शासकों के रूप में। In the beginning of 4th century, once again, Magad got its empirical position under गुप्त emperors. ये गुप्त वंश के शासक कौन थे, इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार क्षत्रिय थे तो कुछ के अनुसार वैश्य थे। जो भी हो, इन शासकों की एक लंबी श्रृंखला चली और कम से कम इनके 5 शासक ऐसे हुए जो बहुत प्रतापी हुए। We see at least 5 kings in this dynasty who were very competent and strong. Chandragupta first, Samudragupta, Chandragupta second are Vikramaditya, Kumargupta and Skandagupta. They ruled from 322 AD to approximately 467 AD. इसके बाद भी ये साम्राज्य में शासक होने लगे थे, शासक थे, लेकिन ये साम्राज्य कमजोर होता गया और इसका अस्तित्व 570 ईस्वी के आसपास तक बना रहा, लेकिन साम्राज्य स्वरूप 467 के बाद कमजोर होने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 150 सालों तक गुप्त शासकों ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया जिसका केंद्र बिंदु मगध था। वर्तमान पटना का रीजन पाटलिपुत्र राजधानी थी। इन शासकों ने बड़ी विजय की, खास करके समुद्रगुप्त ने। कहा जाता है कि उसकी विजयों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तमाम राज्यों को जीता, लेकिन उसकी पॉलिसी अलग थी। जहां चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा साम्राज्य, पूरा क्षेत्र मिलाया था, वहीं इन्होंने अधीनस्थ राजाओं से कर लिया और अपने साम्राज्य को उतना बनाए रखा जितने पर इनका पूरा नियंत्रण बना रह सके, और इसीलिए संभवतः लंबे समय तक चला। लेकिन विजय समुद्रगुप्त की कहा जाता है कि उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी गलत है, क्योंकि नेपोलियन से ज़्यादा स्ट्रांग विजय उसकी थी और बड़े साम्राज्य पर ज़्यादा विजय की। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीनों का काल बड़ा ही गोल्डन माना जाता है। कुछ इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, यद्यपि आधुनिक पैमाने पर इसे स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी काल में सामंती व्यवस्था का उद्भव हुआ और राजाओं के साथ, शासकों के साथ, शासक वर्ग के साथ तमाम नई नई परंपराएं और उनको महिमा मंडित करने के लिए तमाम परंपराएं आई। धर्म में भी पुराणों का अस्तित्व आया, जिन्होंने योगदान कम दिया और धर्म को अंधविश्वासों की तरफ अधिक ले गए। दोनों महाकाव्य पूरे हुए, लेकिन इस काल में धर्मेतर साहित्य की बड़े पैमाने पर रचना हुई। बड़े बड़े विद्वान हुए मौर्य काल, गुप्त काल में, और कहा जाता है कि नवरत्न, यह नवरत्न तो एक सिंबॉलिक चीज है, अर्थात विद्वानों का बड़ा सम्मान था और वह सम्मान
आगे भी जब साम्राज्य का विघटन हुआ तब भी उन्हें राजाओं दिया। इसलिए गुप्त काल में जो साहित्य, संस्कृति, कला का विकास शुरू हुआ वो लंबे समय तक चला और गुप्त काल को साहित्य, संस्कृति, कला और संस्कृत भाषा के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जा सकता है। लेकिन धर्म में जो विकृतियां आई, लेकिन धर्म में भी ये जो मंदिरों की स्थापना की जो शुरुआत हुई, मूर्ति पूजा को जो बढ़ोतरी मिली, यह गुप्त काल की ही देन है। कुल मिला के गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म जो भागवत धर्म का रूप ले चुका था और उसको बहुत ही महत्व मिला और उसका विकास हुआ। यद्यपि पुराणों के रूप में आज के आधुनिक मापदंड पर धर्म में काफी विकृतियां भी आई। गुप्त काल की एक और खास बात है कि जब ईस्वी सन शुरू हुआ उसके बाद तमाम कैलेंडर शुरू हुए हमारे यहाँ। एक कैलेंडर तो 58 BC का माना जाता है, जो कि कहा जाता है उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने चलाया। वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने चलाया। 58 BC में वो माना था विक्रमी संवत। एक संवत 78 AD में चला कुषाणों के काल में और गुप्त शासकों ने भी अपना कैलेंडर शुरू किया गुप्त साम्राज्य के पतन के शुरुआत के दौर में। दूसरी बात आती है कि इस काल में राजाओं की शान शौकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये बड़ी बड़ी पदवियां, बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करने लगे। दे स्टार्टेड टू अडॉप्ट बिग एंड वेरी ग्लैमरस टाइटल्स। श्री श्री ये सब लगाने की परंपरा, महाराजाधिराज इत्यादि ऐसी तमाम परंपराएं, पर ईश्वर के नाम पर अपने को ईश्वरी स्वरूप देने की कोशिश की, ये सब बातें हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में एक वर्ग शोषक के रूप में उभरने लगा और सामान्य जनता उसके अधीन, क्योंकि राजा को पूरी तरह से देवत्व प्राप्त हो गया, डिवाइन थ्योरी ऑफ गॉड। तभी तो ईश्वर के नाम पर परम वैष्णव, इस तरह के उपाधियां वो लोग ग्रहण करने लगे। दूसरी बात ये हुई कि इस काल में तमाम जातियां, उपजातियां पैदा हुई। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था और जातियों में उपजातियां और जातियों में उच्च निम्न का भेदभाव ये बड़े पैमाने पर बढ़ा। ये बड़े पैमाने पर बढ़ा। माना जा सकता है कि इसी काल में एक एक्सप्लॉयटेशन के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें सामान्य वर्ग की स्थिति कमजोर रही और उसको नियत मानने लगा, उसको अपनी नियत मानने लगा और नियत मान के वो स्वीकार करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो बड़े बड़े विद्वान हुए, स्वाभाविक रूप से ये राजकृपा पर थे। कालिदास, वाराहमिहिर, एक से एक संस्कृत में रचना हुई और ये लोग चूंकि राजकृपा पर थे और राजाओं से अद्भुत सम्मान और सुख सुविधा प्राप्त करते थे, इसलिए सामान्य वर्ग की बात, सामान्य जन के शोषण की बात उस साहित्य में नहीं उठा और सामान्य वर्ग का शोषण होता रहा। फिर भी इंडिया में एक ऐसा बड़ा साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी से कम 5वीं शताब्दी के मिड से आगे तक 150 साल तक था, जिसका कोई सानी नहीं था, जो शक्तिशाली था, वैभवशाली था,
बड़ा था और जिसमें साहित्य, कला, संस्कृति की उन्नति हुई और जिसका प्रभाव आगे के विघटित समाज में भी, विघटित राजनीतिक स्वरूप में भी जिसका प्रभाव बना रहा। थैंक यू।